ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं देश के संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिस पर एक संग्राम, एक घमासान मचा हुआ है। अब संविधान देश की आत्मा है। जो हक अधिकार किसी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हमें मिलने चाहिए, उसे देने की गारंटी यह संविधान ही देता है। लेकिन संविधान में दो शब्दों को लेकर आजकल राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, और यह शब्द है सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता, और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। यह हमारे संविधान के प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका, प्रस्तावना गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें लिखे हुए हैं, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic। पर इनमें दो जो ये शब्द हैं, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये दरअसल 1976 में आपातकाल के दौरान, यहां ये अंडरलाइन करने की जरूरत है, इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ दिए थे। अब सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि नहीं, इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री भी कूद पड़े, हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे संस्कारों में ही नहीं, ये भारतीय नीतियों से ही जुड़े नहीं हैं, हमारी सोच से। और कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो इन दो शब्दों को नासूर बताते हुए दिखे और कहा कि सनातन की आत्मा के साथ अपमान किया जा रहा है। देश की आत्मा संविधान है, पर संविधान में इन दो शब्दों से सनातन की आत्मा का अपमान किया जा रहा है। अब संविधान की बात हुई तो मैंने सोचा कि जरा बीजेपी के संविधान पर भी नजर डाल लेता हूं। बीजेपी का संविधान क्या कहता है, और उद्देशिका पहले पन्ने पर ही है, पहली ही लाइन में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म है। और बीजेपी का संविधान मैंने खंगाला, ये पहला ही पन्ना है। पहले पन्ने में ऑब्जेक्टिव ध्येय क्या है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 तो की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। वो क्या कहते हैं, द पार्टी शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड and to the principles of socialism, secularism। यानी कि हिंदी में अब बताता हूं, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। तो सनातन की आत्मा का अपमान कर रही है क्या बीजेपी? ये नासूर, ये दो शब्द जो दरअसल नासूर हैं, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बीजेपी के संविधान में क्या कर रहे हैं? या दरअसल दर्शकों, ये कोई संविधान की लड़ाई नहीं हो रही, ये वोट बैंक। संविधान तो बहाना है, वोट बैंक निशाना है। सब आज की तारीख में राजनीति का मतलब ही चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद से। और जब चुनाव की बात आती है तो वोटिंग आपका मेरा हक ही नहीं, जिम्मेदारी है। कल भी मैंने ये कहा। पर अब समीक्षा की जा रही है वोटर लिस्ट की बिहार में, इसी नींव की, लोकतंत्र के बुनियाद की। और इसमें 37% लोग ऐसे हैं 2003 के बाद उनसे जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, क्या एक गरीब के पास वो दस्तावेज मिलेंगे? माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, खाने के लिए पैसे नहीं है, अन्न नहीं है, पर वो दस्तावेज महफूज रखे हुए हैं। क्या ऐसा माने बैठा है चुनाव आयोग? क्या हक मारे जाएंगे इससे मतदाताओं के, और इसमें गरीब तबका ज्यादा बड़ा पुट उसका होगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, इनका तो रहेगा इंतजार। एक खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो पिछले 2 दिनों से लगातार दो शब्द ऐसे हैं, और थोड़ा ये बंद कर दीजिए कान में, थोड़ा सा कान में बंद। बहुत बहुत शुक्रिया पीसीआर। ये दर्शकों कान में गूंज होने लगती है अगर जो एक स्विच ना बंद किया जाए।
पर मैं दो शब्दों की बात कर रहा था, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। जो हमारी उद्देशिका में जो आत्मा है हमारे संविधान की, उसमें जुड़े, आपातकाल में जुड़े। अभी आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगा रखी है आपातकाल के वो काला अध्याय था, इसमें कोई शक शुबा नहीं हो सकता, पर उसकी यादें ताजा रहें। और इसमें कांग्रेस बैकफुट पर आती है। इंदिरा गांधी के राज पर सवाल उठते हैं, पर इन सवाल उठानों में सवाल यह भी उठा दिया गया कि भाई ये शब्द क्यों जोड़े गए, ये तो नासूर हैं। पुरानी जानकारी आपके पास है, पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कल इसमें कूद गए और बोले आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में, उन्होंने प्रस्तावना शब्द इस्तेमाल किया है, जोड़े गए शब्द नासूर हैं, सनातन की आत्मा के साथ अपमान किया गया। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सम्मान मिलना चाहिए। किसी भी दुनिया भर के प्रियम्बल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। यहां क्यों हुआ? अब यहां तक तो बात ठीक थी। धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता है दरअसल मतलब सेक्युलरिज्म का। यह एक पुराना मुद्दा है जिसको बीजेपी उठाती आई है, छद्म धर्म निरपेक्षता से इसे जोड़कर कि भाई मुसलमान परस्त नीतियां कांग्रेस ने बनाई, तो इसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन अब बात समाजवाद तक भी आ गई कि समाजवाद की कोई जरूरत नहीं है। यह शिवराज सिंह चौहान बोले, यह भारतीय सोच ही नहीं है, यह पश्चिमी अवधारणाएं हैं। यह हिमंता बिस्वा शर्मा बोले। पर इससे पहले ये तो 42वें संशोधन के जरिए शब्द जोड़े गए 1976 में। पर 1973 में एक 13 जजों की बेंच केशवानंद भारती मामले में उसने कहा जो देश का संविधान है, जो देश की आत्मा है, जो हमारे मूल स्ट्रक्चर है, उसमें सेक्युलरिज्म अहम है। हम तो पंथ निरपेक्ष देश हैं ही, और इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह उद्देशिका में आने से पहले ही फैसला दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, 13 जजों की बेंच ने। और 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देश में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अध्याय 4 जो है हमारे संविधान का, वो एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करता है, समाजवाद की, यानी कि गैर बराबरी दूर करनी है। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है कि एक 44वीं संशोधन भी आया, 44th अमेंडमेंट। यह जनता पार्टी की जैसे ही 1977 में सरकार बनी, यह संशोधन लेकर आए, मोरारजी देसाई की सरकार थी, जिसमें बहुत सारे बदलाव जो 42वें संशोधन में किए थे इंदिरा गांधी ने, उनको हटा दिया गया। पर सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये शब्द नहीं हटाए। ये तो जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भी मंत्री थे। और 2015 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के अमित शाह, उन्होंने कहा प्रस्तावना में हम कोई बदलाव नहीं करना चाहते। तो यकायक ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? और इन बदलावों में फिर बीजेपी के संविधान पर नजर डाली जाए तो आर्टिकल 2 पहले ही पन्ने पर बीजेपी कह रही है कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। तो भाई ये हो क्या रहा है? नासूर कहां है? ये नासूर, ये शब्द भारतीय संविधान के लिए है, बीजेपी के संविधान के लिए नहीं है। या ये एक बड़ा खाका खींचा जा रहा है चुनावी नफे नुकसान को लेकर। पर इसमें गैर बराबरी की जो बात है वो बड़ी अहम हो जाती है। अब बहुत सारे घटक जो हैं बीजेपी के, जिसमें जेडीयू है, एलजेपी है, आरएलडी है, ये तो कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं पहली बार कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता
ये तो हमारी विचारधारा है, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। तो खेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्या? और इसमें बिहार में जो वोटर लिस्ट की समीक्षा आई है वो दरअसल गैर बराबरी से भी जुड़ जाती है क्या? ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। 25 जून से, यानी कि आज से 5 दिन पहले से शुरू हो गई है एक प्रक्रिया। ये 22 साल बाद हो रही है और सिर्फ बिहार में। देश में 1951-52 पहले जो चुनाव हुए थे और 2003-4 के बीच 13 बार समीक्षा हो चुकी है वोटर लिस्ट की, और होनी भी चाहिए, ये मैंने कल आपको बताया था। पर अब 22 साल बाद हो रही है और वो भी बिहार में, और उसमें 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उनमें से एक आप दिखा दीजिए जन्मपत्र के तौर पर, और अपने माता पिता के जन्मपत्र के तौर पर। अब 2,94,00,000 ऐसे वोटर हैं जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं बिहार में। ये 37% हो जाते हैं। अब इन्हें अपने और माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। बाढ़ग्रस्त इलाका है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हुए घूम रहे हैं, कागज वो बचा कर रखेंगे। मैं कह सकता हूं मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी अगर मुझसे कोई कहे कि अपने माता और पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र, मैं आधार और पैन दे दूंगा, जन्म प्रमाण पत्र मैं कहां से लेकर आऊंगा? मेरे पास है ही नहीं, मुझे भी खोजना पड़ेगा, माता पिता से पूछना पड़ेगा बचा कर रखे हैं या नहीं रखे हैं। और आधार किस लिए? आधार तो इलेक्टोरल रोल से आप जोड़ रहे थे, उसे क्यों मान्य दस्तावेज नहीं माना जा रहा है? और जो प्रक्रिया 2 साल लगे थे 2003 में, वो यहां पर 2 महीने में कैसे पूरी कर दी जाएगी? जनगणना हो रही है, उसके लिए भी 2 साल लग जाएंगे, पर यहां सारा काम 2 महीने में हो जाएगा। तो आज इन्हीं मुद्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, संविधान है बहाना, वोट बैंक है निशाना, और वोटर लिस्ट पर घमासान, गरीब कर पाएगा मतदान। 37% लोग, मैंने आपको बताया, 2003 के बाद पैदा हुए हैं, और इनमें गरीब तबका अच्छा खासा है। वो क्या करेंगे? चर्चा में मेरे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान असदुद्दीन ओवैसी तो जुड़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, जिनमें से 3 तो आज स्टूडियो में हैं। हरा भरा स्टूडियो है हमारा आज। राकेश शुक्ला हैं, विजय त्रिवेदी, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं मेरे साथ, और आदेश रावल कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के, युवा हैं पर तजर्बा अच्छा खासा हो गया है इनको भी। और राकेश भाई, आज आपसे शुरू करता हूं, इतने साल तक आपने बीजेपी कवर की है, विजय त्रिवेदी ने भी। अब अगर सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म नासूर हैं और सनातन की आत्मा के साथ अपमान किया जा रहा है, तो ये संविधान एवं नियम जो बीजेपी के हैं, इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी बीजेपी, क्यों कह रही है? पर आपसे इसका जवाब लूं, मेरे साथ असदुद्दीन ओवैसी जुड़ गए हैं। और ओवैसी साहब, ये संविधान की जो लड़ाई है, ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म पर क्यों आ गई है? ये यकायक इन 2 शब्दों की याद आज की तारीख में क्यों आ रही है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी अपने गलतियों से सबक हासिल नहीं, देश के सामने आ गया, बीजेपी हार गई। फिर अब 2024 के चुनाव में संविधान को बचाने के लिए एक हो रहा, आप देखें उसका क्या हुआ। मैं आपको इसका प्रीफेस देना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट की इजाजत दीजिए कि भारत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 35 कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में संविधान बनाया गया, सब खत्म हो गए सिवाय भारत के संविधान के।
और ये आप इसको समझ लीजिए कि इमरजेंसी की बात तो बड़े जोरों शोर से करते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक बुकलेट टेबल किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उस वक्त के आरएसएस के सरसंघचालक ड्योरस ने 10 लेटर लिखे थे। एक लेटर में उन्होंने इंदिरा गांधी की लीडरशिप को माना और कहा कि हमको छोड़िए, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आपने संविधान को बदला। ये आरएसएस की, बीजेपी की, जनसंघ समझिए, उस जमाने की जनता पार्टी समझिए, ये इनकी हिपोक्रेसी डबल स्पीक है। तीसरी बात यह है कि आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29A में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करती है तो उनको भारत के संविधान को उस प्रियम्बल को मानना पड़ता है। अगर आप नहीं मानते तो अपने पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को आपके जुड़ने से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक सेकंड, आपके जुड़ने से पहले मैंने यही बीजेपी का संविधान पहला ही पन्ना दिखाया। आर्टिकल 2 जो है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि हमारी निष्ठा है क्लियर कट, the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of socialism and secularism. बिल्कुल बिल्कुल, आपने उनको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को डिसमिस कर दिया जी, जिसमें उपाध्याय और सुब्रमण्यम स्वामी साहब गए थे यही बात करते हुए। तो अब सवाल यह है कि इनका आरएसएस के ओसावले साहब का बोलना बिल्कुल झूठ है। 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 26 क्या है, 29 क्या है, 30 क्या है। अब ये बोल रहे नहीं था। अरे वे नहीं था तो संविधान में 100 अमेंडमेंट्स हो गए। अगर नहीं था तो फिर संविधान में फेडरलिज्म नहीं है, संविधान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, संविधान में पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र तो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया जब आया था। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? मगर आपको दुश्मनी इस बात से है, इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजर मैगजीन कौन सा 1949 का देखेंगे तो उन्होंने इस संविधान को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम मनुस्मृति को मानते हैं। तो ये तो इनकी हिस्ट्री रही है। और अगर बोम्बई का केस है, 9 जजेस में से 8 जजेस ने इस अमेंडमेंट को कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, चाहे वो अहमदी साहब हो, सावंत साहब हो, जस्टिस जीवन रेड्डी साहब हो, कुलदीप सिंह साहब ने कह दिया उसको। नहीं, ये पूरा का पूरा डिटेलिंग में दर्शकों को बता चुका हूं ओवैसी साहब। पर मुझे एक चीज बताइए, बीजेपी देखिए ये एक इलेक्शन विनिंग मशीन में तब्दील हो चुकी है और बीजेपी कोई भी रणनीति वो ऐसे ही उसका इस्तेमाल नहीं करती है। वजह आपको क्या दिखाई दे रही है कि यकायक सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म से दिक्कत होने लगी है। और ये शब्द उपराष्ट्रपति अगर नासूर शब्द का इस्तेमाल करने लगे, ये कोई हल्के फुल्के शब्द नहीं है। आरएसएस कह दे तो बात समझ में आती है, पर शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, जितेंद्र सिंह और अब उपराष्ट्रपति भी कूद पड़े हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या है? नहीं, राजनीतिक माने कुछ नहीं है। थ्योरी ऑफ कंफ्यूजन के माहिर हैं सब लोग। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो उन्होंने हाथी के ऊपर संविधान को रखकर वो सामने चलते रहे। तो वो क्या था? वो मजाक था, झूठ था। आप जब आए संविधान को माथे से लगा लिया आपने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर सजदा कर दिया। बीजेपी आइडियोलॉजिकली लफ्ज सेक्युलरिज्म को पसंद नहीं करती और आपको इसके लिए गोलवालकर की किताब वी आर नेशन डिफाइंड बंच ऑफ थॉट्स और जितने इनके 70-80 साल में इनके सरसंघचालक के स्पीचेस रहे हैं, हमेशा इन्होंने सेक्युलरिज्म के ऊपर नहीं। पर हिमंता बिस्वा शर्मा यहां पर ओवैसी साहब अगर कहते हैं ये पश्चिमी अवधारणा है, ये वेस्टर्न सोच है, उनका साफ कोट एंड कोट जो वो बात कह रहे हैं कि मैं एक हिंदू हूं
तो मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मुसलमान गर्व से कहता है वो मुसलमान है, मेरा भगवान अलग, उनका खुदा अलग, तो हम उसको भगवान नहीं मानते, वो हमारे भगवान को खुदा नहीं मानते, तो कौन सी सेक्युलरिज्म की बात? क्या हम है ही नहीं सेक्युलर, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए इसका नहीं, उसका जवाब एक ही है कि केटी शाह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात कही थी, अब क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का विजडम केटी शाह से बढ़कर है? जो बात लोकनाथ मिश्रा ने कही, क्या शिवराज चौहान का दिमाग उनसे बढ़कर है? क्या एचवी कामत ने जो सेक्युलरिज्म की बात की थी, क्या ये उनसे बड़े हो गए? और आप देख लीजिए कि जब पार्टीशन हुआ था तो कौन थे, बिरला, बीएम बिरला ने लेटर लिखा था किसको, सरदार पटेल को, कि चलिए विभाजन हो चुका है, अब हम हिंदू स्टेट बनेंगे। सरदार पटेल ने 4 दिन के अंदर लेटर लिखकर कहा कि नहीं बन सकते, हम हिंदू स्टेट नहीं बन सकते। यहां पर उन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजी के वर्ड कहे थे कि इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंसिडर हिंदुस्तान एज ए हिंदू स्टेट विथ हिंदुइज्म स्टेट रिलीजन। अब क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पटेल से बड़े हो गए? नहीं, पर यहां पर उपराष्ट्रपति, एक सेकेंड, ओवैसी साहब आपने केटी शाह का जिक्र किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो जिक्र कर रहे हैं खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने ये भी चेताया, और वो बाकायदा बयान कल उन्होंने पढ़कर सुनाया कि ऐसा खतरा ना पैदा हो जाए या ऐसी सूरत हाल ना बन जाए देश में वेयर क्रीड बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द कंट्री, समुदाय ज्यादा बड़े हो जाएं देश हित से भी। अब आप सुन लीजिए, बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में इन्होंने कहा था ना, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था, वो इनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। बाबा साहेब अंबेडकर ने ये कहा था कि ये एक थॉट प्रोसेस है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, जो ये नहीं चाहता कि माइनॉरिटीज को उनका राइट मिले, और इसीलिए बाबा साहेब ने कहा कि मैं दलित समाज के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो अब ये अगर आप भूल जा रहे हैं बाबा साहेब के बातों को, बाबा साहेब ने भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए ठीक नहीं है, अब उसको आप भूल जा रहे हैं। उन्होंने तो खैर हिंदू धर्म ही छोड़ दिया था अपने आखिरी दिनों में और बौद्ध बन गए थे। तो अब अफसोस की बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने संविधान पर ओथ लिया, तो संविधान में तो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म और इंटीग्रिटी तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जब जिस किताब पर आप ओथ ले रहे हैं, हल्फ ले रहे हैं और उसके बरक्स आप बात कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है वो उनके पास कितना लिहाज है, कितना अदब है, कितनी इज्जत करते हैं उस किताब की वो। पर अगर पारदर्शिता लाने की व्यवस्था कोशिश भी करती है, संस्थाएं अपना काम कर रही होती हैं। अब मैं बिहार की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर वहां पर मतदाता सूची की समीक्षा हो रही है, चलिए 22 साल बाद हो रही है, पर हो रही है, और ये तो होती आई है ना, 2003 तक 1951-52 के बाद 13 बार समीक्षा की गई थी। आप यहां पर इसे एनआरसी से जोड़ देते हैं और गरीबों मजलूमों के जी हक मारे जाएंगे। समीक्षा में हक कैसे मारे जाएंगे ओवैसी साहब? नहीं, देखिए, पिछले मर्तबा जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उस वक्त 1 साल था लोकसभा के चुनाव को, 2 साल थे विधानसभा के चुनाव को, नंबर 1। दूसरी पॉइंट यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह डेटा पब्लिश किया कि 2024 के चुनाव में बिहार में 7,52,59,579 इलेक्टर्स थे। आज इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट आया कि 2.94 करोड़ वोटर्स का तो हम नाम डाल दिए हैं, नाम उनका इंक्लूड हो गया है। तो भैया फिर आप ये जो 4 करोड़ 80 लाख नाम का आप क्या करेंगे? उस नाम के लिए आपसे कहा जा रहा है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि जो 2024 में वोट डाले, अब संदीप चौधरी साहब को वोट डाले, ओवैसी को वोट डाले, जब मैं 2024 का वायलेशन राइट टू इक्वालिटी का, भाई इक्वालिटी का, भाई इक्वालिटी, ये इसका मतलब यह है कि मैं उस वक्त इक्वल था 24 में, आज मैं अनइक्वल हो गया क्या? और अगर आप
आप ये कह रहे हैं कि 2024 के वोटर लिस्ट में इलीगल माइग्रेंट्स थे, तो फिर क्या आप मुझे इजाजत देंगे उस तमाम रिजल्ट को बिहार के क्वेश्चन करने का मुझे? और फिर आप उस नोट में पढ़ लीजिए, हमको अप्रिहेंशन के बूथ लेवल ऑफिसर को आप अनब्रिडल्ड पावर्स दे रहे हैं कि अगर वो जाएगा देगा, अगर नहीं आएंगे, सारी दुनिया भारत जानता है कि बिहार का नौजवान पलायन करता है। पंजाब के खेतों में, केरल के खेतों में, महाराष्ट्र के होटलों में, हैदराबाद के होटल में, दिल्ली के होटल में आप ये करेंगे। सीमांचल का इलाका तो 2-2.5 महीने तो वहां पर तो कुछ होता ही नहीं है, हजारों एकड़ जमीन कटती है, गांव खत्म हो जाते हैं। अब आप बताइए, बीएलओ को इतना पावर दे रहे हैं, तो इसमें यह कहा गया कि ईआरओ और एईआरओ के इनके सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल के केसेस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेफर कर सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो अनसुपरवाइज पावर आप एईआरओ को नहीं, कोई फर्जीवाड़े से तो अगर उसने अपना मतदाता कार्ड बनाया हुआ है ओवैसी साहब, या कोई घुसपैठिया क्यों हमारी जमहूरियत, हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा? देखिए, अगर ऐसा था तो फिर क्या आप इस बात का इकरार कर लीजिए कि 2024 के चुनाव में बिहार में इलीगल माइग्रेंट्स वोट डाला था? इकरार कर लीजिए ना, आपको करिए, मैं केस डालूंगा, सब लोग डालेंगे केस, 2024 के रिजल्ट क्वेश्चन करेंगे। इक्वालिटी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी। अगर मैं 2024 के चुनाव में वोट डाला हूं तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 करोड़ 94 लाख को भी हम उनको एज वोटर मानते हैं, तो फिर वो जो 4.5 करोड़ 70 लाख बच रहे हैं उनको क्या आप क्या तो जाने माने वकील भी हैं ओवैसी साहब, आप तो जाने माने वकील भी हैं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन केस में यह साफ भी कर दिया था कि किसी व्यक्ति को जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है, बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। व्हाई डोंट यू अप्रोच द कोर्ट सर? नहीं, अभी तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखे हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमको बुलाइए, बात करिए। अच्छा, हैरत की बात यह है संदीप चौधरी साहब कि इलेक्शन कमीशन ने, आप उनके नोट में देख लीजिए कि इन्होंने पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था और एक मीटिंग की, पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए को ट्रेनिंग दी, 10 पार्टीज के। उस वक्त इंटेंसिव रिवीजन की बात नहीं हुई। फिर 26 मई का इनका प्रेस नोट देख लीजिए आप, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम बीएलओ ईआरओ को ट्रेनिंग देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 महीने में आप क्या ट्रेनिंग देंगे और कैसे होगा? लिस्ट आ जाएगी और फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि इम्पॉसिबल है। आपको 1 महीने में आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई, आपने प्रेस नोट जारी कर दिया और आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप सहयोग देने के बजाय, अगर सर्वदलीय सहयोग मिल जाए, चुनाव आयोग को सहयोग देने के बजाय आप जानबूझकर लोगों के मन में एक डर, एक आशंका, एक खौफ पैदा कर रहे हैं क्या? आप भी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने सीमांचल इलाके का कई बार जिक्र कर दिया अभी हमारी बातचीत के दौरान, और उस इलाके में आप मजबूत हैं। नहीं, इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप संदीप चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पटना आ जाइए। हम लोग सीमांचल जाते हैं और पटना के अतराफ में छपरा है, ढाका है, यहां जाते हैं, जाकर पूछते हैं कितने लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया, कितने लोगों को। आप ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जो वोटर 1/7/87 से पहले पैदा हुआ, उसको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जो वोटर 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान पैदा हुआ, उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपने किसी मां या पिता का देना पड़ेगा। जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुआ, उसको खुद का देना पड़ेगा, अपने दोनों मां और बाप का देना पड़ेगा। अरे भैया, आप ये आप क्या करने जा रहे हैं? कई म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो चुके हैं, कई पंचायत हो चुकी है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात संदीप चौधरी साहब ये है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स का ये आप आर्गुमेंट दे रहे हैं। हमको इलेक्शन कमीशन ये बता दे कि व्हाट इज द क्वांटम रेशियो। क्वांटम रेशियो तो बताइए ना हमको, और फिर आप ये बताइए कि आपके पास कौन सा डेटाबेस है जिससे आप इन डॉक्यूमेंट्स को आप वो करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे। कैसा करेंगे बताइए ना। और इसमें नहीं, पर जो मेरा सवाल था वैसी साहब,
नहीं, आप राजनीति भी कर रहे हैं ना, अपने इलाके की बात है, इसमें गरीबों मजलूमों की आवाज़ आप बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गरीब के पास ये कागज़ नहीं होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे भी अगर मैं अपने माता पिता से पूछूं कि भाई जन्म प्रमाण पत्र एक बार दीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, शायद मिलेगा नहीं घर में मुझे। ये सिर्फ गरीब या मजलूम की बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। आप तो राजनीति नहीं कर रहे हैं ना, आपको तो कोई शौक नहीं चुनाव लड़ने का जैसा मुझे है। मगर जब एक स्टूडियो में बैठकर इस देश का सबसे मशहूर एंकर ये कह रहा है, तो हम उम्मीद करते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होश के नाखून लेगा। इसको राजनीति से मत जोड़िए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हारती किस बुनियाद पर? वोटर लिस्ट की बुनियाद पर, खेल तो राजनीतिक है ना। दूसरी पार्टीज आज जो खामोश बैठी हुई है, वैसे साहब खेल तो राजनीतिक है। अब इस राजनीतिक खेल में लड़ाई है एनडीए बीजेपी की अगुवाई वाला जो मजबूती फिर से पकड़ रहा है, और इंडिया। आप पर यह आरोप लगता है ओवैसी साहब कि आप गाए बगाए उनके लिए खेल जाते हैं, मतलब एनडीए के लिए। पर अब कल आपने साफ कहा है कि एनडीए को वापस आने से रोकना ही आपका मकसद है। पिछली दफा आपकी आरजेडी से आपने खुद बातचीत की थी, सफल नहीं हो पाई, इस बार आपके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। आप हैं कहां खड़े, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ? नहीं, मैं भारत में हूं। मुझे बी टीम जो कहा जाता है, मैं भारत की टीम हूं, मैं भारत में खड़ा हूं। अब जिनको बीजेपी को हराना है, हम तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जाकर कहा है उनसे, बावजूद इसके कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे 4 एमएलए को उन्होंने खरीद लिया उन बेईमानों को। महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जाती तो आसमान आपने सर पे उठा लिया, कर्नाटका में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिर गई तो मर्डर ऑफ जमहूरियत का खतल हो गया, और हमारे 4 बंदरों को आपने उठाकर उनको बंदर बनाकर भगा लिया तो जमहूरियत जिंदा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते तो बात करिए, नहीं रोकना चाहते तो खैर हम देखिए, आप बातचीत के लिए तैयार हैं। आप खुद अगर तेजस्वी आपको फोन करते हैं कि ओवैसी साहब आइए बातचीत करते हैं, आप सीधा तैयार हो जाएंगे? अरे अख्तरुल ईमान पटना में बैठे हैं, आज वो वक्फ एक्ट के खिलाफ भाषण दिए, स्टेज पर वो भी थे, जिसका नाम लिए वो भी थे। अख्तरुल ईमान को बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? वो तो असेंबली के मेंबर हैं, सीनियर मोस्ट वहां के पॉलिटिशियन हैं बिहार के। आप बात ही नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं? मगर अख्तरुल ईमान, पार्टी ने एक स्टैंड लिया है, देखिए क्या होता है। वो लोग बात करेंगे। कितनी सीटें चाहेंगे आप? वो इंडिया गठबंधन का तो चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, अगर आप बनते हैं तो कितनी सीटें चाहिए कम से कम? देखिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साफी। आप नम होइए, अहंकार का शिकार मत होइए, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साफी। अब इतना ही कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, सीधे सवालों का सीधा जवाब देते हुए। लेकिन जो सवाल पहला मैंने आपसे पूछा था, वो सवाल अभी जिसका था सह राकेश भाई, अगर संविधान में सोशलिज्म सेक्युलरिज्म नासूर है, सनातन की आत्मा का अपमान किया जा रहा है, तो ये बीजेपी के संविधान में ये शब्द क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीजें। अच्छा, कैसे? माननीय उपराष्ट्रपति जी बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो कहा है उसका आशय जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि जो भारत का संविधान बना है उस पर बहुत सारी चीज़ें सनातन के सिद्धांतों के आधार पर है, भाईचारा, समरसता, न्याय की भावना। तो शायद उन्होंने इस हिसाब से कहा होगा कि ये शब्द जो जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, शायद पंथ-निरपेक्षता शब्द नहीं है। हाँ, तो उद्देशिका में हिंदी में पंथ-निरपेक्षता ही है। तो उसका आशय, उनका कहना का ये था कि जिस सिद्धांत के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ है उस संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है। शायद उनका आशय ये होगा। छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो ये विषय उठाया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। नहीं, शिवराज सिंह चौहान तो बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा, बीजेपी के हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि जो 2 शब्द जोड़े गए इंदिरा जी के शासनकाल में, उस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के बाद निर्णय होना चाहिए। तो जब संघ का सिद्धांत
और संविधान सबको देखेंगे यही आप, मालूम, उनके ही संघ तो प्रेरणा स्रोत है। देखिए भारतीय जनता उनका पार्टी, राजनीतिक विंग है बीजेपी की, भाई भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। उसकी उद्देशिका में भी ये शब्द हैं और पहले ही पन्ने पर हैं। आप उसके पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक जाएंगे तो बहुत सारी खामियां मिलेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, मोर्चा का चुनाव, तमाम ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको संविधान से मेल खाती हुई नहीं मिलेंगी। तो इसका संविधान से कोई संविधान बहाना है, ये राजनीतिक लड़ाई हो रही है। मैं वही कह ये रहा हूं, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आपने जो सबसे शुरू में कहा वही सत्य है, बाकी सब अर्ध सत्य है कि सारी लड़ाई वोट के लिए। तो जब वोट के लिए लड़ाई होती है तो वहां पे फिर संविधान साइड में आ जाता है और पार्टी का संविधान तो बदलता रहता है। पार्टी के संविधान में पहले ये था कि एक टर्म के बाद दूसरा टर्म नहीं मिलेगा, संविधान में संशोधन हुआ और संविधान में मुंबई में संशोधन के बाद तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 2 टर्म तक रह सकता है। तो ये संविधान संशोधन उसी तरह से जब भारत का संविधान संशोधित हुआ और लगातार 106 बार हुआ, उसमें 80 बार तो कांग्रेस ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी का तो अपनी पार्टी का संविधान है, वो संविधान तो बदलता रहेगा। थोड़ा अब आरजेडी चूक हो गई क्या विजय भाई? संविधान देखिए, ये कोई छोटे मोटे शब्द नहीं है। नासूर कह देना, सनातन की आत्मा का अपमान कर दिया, ये 2 शब्द इस्तेमाल करके। सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार पैरोकार तो आजकल बीजेपी बनी हुई है और उनके संविधान में ये दोनों शब्द हैं। यहां सनातन की आत्मा का अपमान नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए ये संविधान में जो बात कही गई है इसको आप समझिए, ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रूल्स में, आरपीए में ये बात साफ की गई है कि जो संविधान में ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, जो संविधान को मानना आपकी कंडीशन में है, शामिल है। तो ये शब्द तो किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ओवैसी साहब की हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें शामिल है। तो ये तो इसे तो आप एक पॉलिटिकल कंपल्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन मान लीजिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलते हैं। अब 1976 का जिक्र कर रहे हैं जी। प्रस्तावना दरअसल उद्देशिका शब्द है। किसी भी मुल्क के संविधान की उद्देशिका में इस तरह से बाद में कोई शब्द नहीं जोड़े गए, बहुत अच्छी बात। ये 76 में जोड़े गए, 42वें संशोधन में। 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई जिसमें जनसंघ भी हिस्सेदार था। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी, एक विदेश मंत्री, एक सूचना प्रसारण मंत्री। और 42वें संशोधन की बहुत सारी बातें हटा दी गई 44वें संशोधन में। तो हटा देते सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। गलत किया अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी ने। बिल्कुल ठीक बात है। मैं थोड़ा सा इसको जरा सा 1 मिनट आप मुझे दीजिए। जब ये 44 अमेंडमेंट हो रहा था तब शांति भूषण जी कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी बने। मैं आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जोड़ दूं तो और आपके भी 1 करोड़ रुपए आपके भी वो तो जहां से खड़ी हुई अलग ये नहीं, ये दिलचस्प आयरनीज जो होती है ना पॉलिटिक्स की, जो मूल राशि दी गई आप पार्टी को खड़ा करने की, वो शांति भूषण की दी हुई थी जी। अब जब ये 42nd से 44th अमेंडमेंट पर आए जनता पार्टी में, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि भाई क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें लालकृष्ण आडवाणी और 1-2 लोग और थे जिन्होंने कहा 42nd अमेंडमेंट को खत्म कर दें और पूरा बदल दें। शांति भूषण जी, वाजपेयी जी और तमाम लोगों ने कहा कि भाई जो जो नुकसान जिससे होता हो वो कर दें, लेकिन जो सरकार के लिए ठीक ठाक हो उनको रखना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट में 50 बदलाव किए गए थे उस दौरान, 50 और उसमें से 20-22 बदलाव जनता पार्टी की सरकार ने 44 में किए। तो उसमें से इसको नहीं हटाया गया। जो आज की तारीख में भी सहयोगी और पिछले सालों कई दशकों से जो सहयोगी रहे हैं, वो तो मूल भावना, जो मूल विचार है वो समाजवाद ही है। समाजवाद है। और अब आप समाजवाद को नासूर बता रहे हैं। तो आप जेडीयू को नासूर बता रहे हैं क्या? आरएलडी को नासूर बता रहे हैं क्या? आप रामविलास पासवान की पार्टी को नासूर बता रहे हैं क्या? देखिए, धनखड़ साहब का डिबेट अलग इशू पर है। धनखड़ साहब तो किसी पार्टी में है नहीं। धनखड़ साहब की समस्या क्या है जो मुझे लगती है, समस्या यह है कि वो इतने दिन से कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और ये जो पूरा मसला है, ये मसला है जुडिशरी के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जिक्र आपने किया केशवानंद भारती का, फिर ये 73 की बात है, में भी सोशलिज्म में कि भाई फिर 94 में बम्बई केस में, तो उन सब में इस बात पर जोर दिया गया कि बेसिक डॉक्ट्राइन पर, कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको नहीं बदला जा सकता। और पिछली नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका बाहर फेंक दी, खारिज कर दी। वो नवंबर 24 में संजीव खन्ना जी सीधे आए थे, लेकिन उसकी वजह दूसरी थी। उसकी वजह थी कि सरकार ने, उसको भी आप समझ लीजिए कि उसमें सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए खारिज कर दी गई। तो ये इतने पेच क्यों डाले जा रहे हैं?
और क्या हमारा संविधान दरअसल पंथ निरपेक्षता की तमाम आर्टिकल्स उनका जिक्र कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, या सोशलिज्म, हमारे सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिशा निर्देश हैं, जो दरअसल आपके बुनियादी हक की श्रेणी में नहीं आते, पर वो चैप्टर 4 तो पूरा भरा पड़ा है सोशलिज्म से। सर ये डिबेट ही दूसरी जगह चल रही है, आप समझ नहीं रहे कि ये डिबेट वहाँ पर नहीं है। समाजवाद धर्मनिरपेक्षता से किसी को नाराजगी नहीं है, आपने पढ़ दिया भारतीय जनता पार्टी में, उसमें लिखा हुआ है, और उन्होंने ये तो नहीं कहा आपको आके शिवराज जी ने कि गलती से हमने लिखा है। तो मसला वो नहीं है, मसला ये है, फिर वही मैं आता हूँ 42nd अमेंडमेंट में एक जो बड़ा बदलाव किया गया वो था आर्टिकल 368 का, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ पावर जो है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती है और उसमें प्रियम्बल भी शामिल है। और वो आर्टिकल 368 जनता पार्टी सरकार ने 44 अमेंडमेंट में नहीं बदला। तो आज की तारीख में भी आर्टिकल 368 वहां पर मौजूद है, संसद की सुप्रीमेसी बनी हुई है। मतलब तो ये अब ये बहस शुरू होगी कि भाई हम इस आर्टिकल को इस्तेमाल कर लें और देखते हैं कि क्या होता है। दरअसल खेल वोट बैंक पर निशाना साधने का है ना। अब ये एक नई धारा शुरू की गई है, क्योंकि 2024 की कहानी क्या अभी खत्म नहीं हो रही है। अब है वो है तो लड़ाई संविधान की ना, लाल किताब लेकर चला विपक्ष और 240 पर थाम दिया बीजेपी के विजयी रथ को, वो तो 370 की बात कर रहे थे। अब उसका ये पलटवार भी हो रहा है क्या कि ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, जातिगत जनगणना उससे जुड़ रही है, आरक्षण का मसला कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी फाइनल जंग लड़ाई की तैयारी है क्या, ये संविधान की जो लड़ाई? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जंग ना रुकी है और ना आगे रुकेगी। शुक्ला जी ने अभी कहा था कि ये भाजपा मसला नहीं उठा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठा रहा है मसला। मैं शुक्ला जी की बात पर विचार कर रहा था, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी बनाकर उसमें गांधीवादी समाजवाद जोड़ा, है, उस वक्त संघ ने उनको बुला के कोई बौद्धिक पिलाया था कि आपने ये समाजवाद शब्द जो है ये गलत जोड़ दिया इसके अंदर, गांधीवाद कहां से आ गया इसके अंदर? तब तो संघ ने इनका मौन समर्थन किया था, संघ ने कभी इसका आधिकारिक रूप से खंडन नहीं किया। उसके बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बाकी सब छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं, छद्म सेकुलर हैं, केवल हम ही असली सेकुलर हैं। तब भी संघ ने नहीं कहा कि अपने आप को सेकुलर क्यों कह रहे हो, तो पश्चिमी विचार है। तो सवाल यह है कि ये आप देखिए ना कि पूरी तरीके से चारों तरफ पाखंड की बारिश हो रही है, सब लोग उस पाखंड में नहा रहे हैं, सब लोग वही शपथ ले रहे हैं, फिर उसी का विरोध कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, नहीं, यहां पर ये आपने बहुत अहम बात कही, क्योंकि कांग्रेस जो ये लंबे लंबे ट्वीट्स जो आ रहे हैं, भाई सोशलिज्म को तो आपने नकार दिया ना पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में 91 में, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप लेकर आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ही आप चल पड़े थे पूंजीवाद की राह पर। व्यवहारिक स्थिति यह है कि न तो हमारी राजनीति सेकुलर प्रिंसिपल के मुताबिक हो रही है, न हमारी अर्थनीति सोशलिस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक हो रही है। ये दोनों एक कमजोर सी दीवार हैं जो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को राज्य का धर्म घोषित किए जाने के बीच में खड़े हुए। नहीं, पर इसमें देखिए सोशलिज्म का मतलब कहीं ना कहीं गाये बगाए, और वो हमारे संविधान में साफ चिन्हित है, वेलफेयर स्टेट। देश तो यहां पर गैर बराबरी सरकार की जिम्मेदारी है ना, गैर बराबरी दूर करे। 1990 में मैं यहां पर एक आंकड़ा आपको बता दूं, 10% जो देश के टॉप अमीर थे उनके पास 34% देश की दौलत संपत्ति थी। 1990 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। और फिर यह पूंजीवाद आ गया। आज की तारीख में 2025 में टॉप 10% लोगों के पास 57.7% देश की दौलत है, संपत्ति है। तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। संदीप जी, आप तो SRCC के पढ़े हुए हैं, आपकी अर्थशास्त्र का ज्ञान हम लोगों से ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है वो मैं जानता हूं, जो वेलफेयरिज्म है वो पूंजीवाद का ही एक नरम रूप है। जब कभी ज्यादा हो जाता है तो वेलफेयरिज्म को ले आते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, फिर वो न्यू लिबरलिज्म। नहीं, अगर ये कहने लग जाए, भाई हिमंता बिस्वा शर्मा ने देखिए एक बात कही जो लोगों ने न जाने क्यों पकड़ी नहीं है, कि हमारी परंपरा तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की है। गांधी जी भी ये बात कहते थे। वैसे ट्रस्टीशिप मतलब ये अमीर ना, ये भाई ये इनका पैसा नहीं, ये तुम्हारा ही है गरीबों, बस इनको संभालने की जिम्मेदारी दे दी है, तो ये जैसे कहते हैं वैसे करते रहो। जब मैं कह रहा हूं कि पाखंड, देखिए गांधीवादी विचारधारा की इस बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस में गुजारा। है सबसे पहले तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, अपनी खुद की निंदा करनी चाहिए।
धनखड़ साहब हैं, धनखड़ साहब किन पार्टियों में रहे हम लोगों को पता है। जिस वक्त इंदिरा गांधी ये जोड़ रही थी उस वक्त ये इसके सपोर्टर थे। हेमंत बिश्व शर्मा अगर उस वक्त होते सक्रिय, उस वक्त तो नहीं होंगे राजनीति में सक्रिय, युवा है अपेक्षाकृत, लेकिन बाद में कांग्रेस में रहे, लगातार इन चीजों के समर्थक रहे। देखिए ये सब राजनीति का चूंकि चक्र दूसरी दक्षिण की तरफ घूम गया है और लोगों को लग रहा है। दूसरे एक और छोटी सी बात कह के अपनी बात में खत्म करूंगा, चूंकि बिना घोषित किए हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ तेज तेज गति से ले जाया जा रहा है। इसमें जो कुछ दिक्कत आती है वो यही आती है कि संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट लिखा हुआ है। नहीं, सोशलिस्ट में देखिए गैर बराबरी, अब जो बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का खेल हो रहा है, अब आपके माता पिता के जन्मपत्र आपके पास हैं बचे हुए, या विजय भाई आपके पास है क्या? मैं जितनी बातें कही मैं उन सबसे सहमत हूं, इत्मीनान से पूरे भरोसे से कह नहीं सकता। मैं जितनी बातें आपने कही मैं सबसे सहमत हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो बूथ लेवल अफसर है, हाँ BLA है, वो अभी नियुक्त होना है, उसके बाद उसका प्रशिक्षण होना है, उसके बाद वो फॉर्म लेके हर व्यक्ति के पास जाएगा। नहीं, प्रक्रिया तो शुरू हो गई चुनाव आयोग के मुकाबले के मुताबिक। हजारों 25 तारीख से शुरू है, 26 जुलाई तक तो है ही प्रक्रिया। वही तो मैं कह रहा हूं, अभी पूरे नियुक्त नहीं हुए हैं, अभी प्रशिक्षण होना है उनका, उसके बाद वो फॉर्म लेके जाएंगे, फिर भरने के बाद उसको वापस लाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर में उसकी एंट्री भी करेंगे, उसकी जांच भी करेंगे। क्या ये 2 महीने के अंदर संभव है? नहीं, ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीना और ड्राफ्ट बन जाएगा। देखिए जनगणना हो, जो असम में NRC की प्रक्रिया होती थी उसमें कितने साल लगे थे। अब देखिए ये बिल्कुल असंभव किस्म का। दूसरे एक और बात है, ये खास तरह का पुनरीक्षण है, ये वैसा पुनरीक्षण नहीं ऐसा आज तक देश में हो चुका है। ये एक ऐसा पुनरीक्षण है इसमें पुरानी वोटर लिस्ट बगल में डाल दी गई है। इस वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की मुहिम चल रही है और बिहार को उसका पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है, जबकि वहां पर चुनाव बिल्कुल नहीं। तो पर इसमें एक चीज समझाइए आदेश रावल, यहां पर तो गरीब, एक कॉमन सेंस की बात है कि गरीब के पास ये कागजात, वो अभी दाने हैं नहीं खाने के लिए, बाढ़ से जूझ रहे होंगे वहां पर लोग, वो अपने और अपने माता पिता के जन्मपत्र संभाल कर सहेज कर रखते पाए जाएंगे। Does that make any sense? संदीप जी, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स के आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। मैं तो आपसे उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, मेरे पास ही मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो और जबकि मैं हरियाणा से आता हूँ, बिहार के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमारा स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा प्रोस्पेरस है। तो ये जो जितने आपने अभी तक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें पैन कार्ड है, इनका क्या इस्तेमाल है? फिर दूसरा, विपक्ष ने महाराष्ट्र के ज़रिए कोशिश की थी जिसमें संजय राउत, सुप्रिया सुले, राहुल गांधी का लेख, कांग्रेस पार्टी का हाईकोर्ट जाना, उसके बाद ये कहना कि 71 लाख वोट जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक। उसके ज़रिए विपक्ष की कोशिश ये थी कि वो आने वाले चुनाव में बिहार में, असम में, तमिलनाडु में, इनमें एक प्रेशर डाले चुनाव आयोग के ऊपर और ये कहे कि देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आप हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग उससे एक कदम आगे चला गया और उसने ये कहा कि देखिए अब तो आपको बिहार को लेके आपको इन सारे फॉर्मेलिटी से गुजरना होगा। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष ने जो वार किया था चुनाव आयोग के ऊपर, उसने पलटवार कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग खुद से तो करेगा नहीं, उसके पीछे कौन है सबको पता है कि जो संस्था के रूप में। और मुझे ये लगता था कि चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं वो एक ऐसा जवाब देगा ताकि लोगों में भरोसा पैदा हो, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग ने उल्टा एक कदम आगे बढ़ के ये सवाल और खड़े कर दिए कि जो उसकी मंशा है, जो उसकी नीयत है, वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में ना ये शंका पैदा होगी कि जो एक्सरसाइज शुरू की है अभी 22 साल बाद इसकी आवश्यकता नहीं थी, मानसून का मौसम चल रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? और आपने जो बात कही कि ये लड़ाई पुरानी है, चुनाव आयोग वाली लड़ाई भी पुरानी है, संविधान की लड़ाई भी पुरानी है, इसीलिए संविधान में ये यकायक सोशलिज्म सेक्युलरिज्म ये इतने बड़े नासूर कैसे हो गए, इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? आदेश, आपके विचार क्या हैं इस पर? देखिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है संदीप जी इसके ऊपर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और संघ के बीच में काफ़ी दिनों से आंख मिचौली चल रही है और इसकी जो शुरुआत की है वो संघ के महासचिव दत्ता होसबले जी ने की है कि ये जो 2 शब्द इनको हटा देना चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से उसमें बैकअप आया, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो क्या ये एक आइस ब्रेक है
इन दोनों के बीच में, सरकार और आरएसएस के बीच में? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि संविधान के मुद्दे पे बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी किसको एड्रेस करना चाह रही है संविधान के जरिए? क्योंकि 2024 के चुनाव में आपने संविधान के मुद्दे पे ही चोट खाई है, आपको तो उससे सबक लेना चाहिए था। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपने हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू दलितों में बंटवारा हो गया, यानी एक जो एलिट क्लास थी उनके अंदर, उसको अलग कर दिया गया और बाकियों को अलग कर दिया गया। उसका फायदा जरूर मिला है बीजेपी को, लेकिन संविधान के मुद्दे पे और बीजेपी के भीतर कभी दलित राजनीति नहीं होती है। आप देख लीजिए, कांग्रेस में, बसपा में, डीएमके में, एलजेपी में, क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के भीतर तो मैंने देखी है कि दलित पॉलिटिक्स होती है। भाजपा ने कौन सा ऐसा बड़ा नेता पैदा किया जो दलित है हिंदुस्तान के अंदर? मुझे नजर नहीं आता। लेकिन सबक नहीं लिया इस बात से कि संविधान के मुद्दे पर अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है कि वो आपकी पिच नहीं है, उसके ऊपर आप चोटी खाओगे। तो ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, जो इस बात की चर्चा बार बार हो रही है कि संविधान के मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है बीजेपी, वो किसको एड्रेस करना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। ये अभी इस पहेली जैसे जैसे ये सुलझती है, सामने क्या क्या नैरेटिव आते हैं, यही तो देखने वाली बात होगी कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर ये लड़ाई क्यों आ गई है। और गैर बराबरी की जहां तक बात है, तो क्या गरीब का हक भी मारा जा रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार को लेकर क्या कुछ सफाई भी देगा चुनाव आयोग, या ये समीक्षा ऐसे ही चलेगी? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।